हेलो गाइस गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। गाइस इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं और जितना कंटेंट इस चैप्टर में दिया हुआ है वो बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। आपके एग्ज़ाम में इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बनेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना वो इम्पॉसिबल है। वो एग्ज़ाम में क्योंकि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो कभी भी एग्जामिनर आपको ये तो कह नहीं सकता कि ये एंट्री करो। हाँ, लेकिन वो इसके पीछे के लॉजिक्स आपसे पूछ सकता है और बहुत ही बेसिक्स को क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ये चैप्टर को आसानी से एग्ज़ाम में टैकल कर लोगे। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इस चैप्टर को करने के लिए हो सकता है कि आप इकोनॉमिक कॉमर्स बैकग्राउंड से हों या ना हो, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड से होना या ना होना इस चैप्टर के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए और बेसिकली डेबिट और क्रेडिट रूल एक बार वॉच कर लीजिए वो क्या होते हैं। वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी बैंक की पासबुक देखनी आती है तो उतना ही आसान इस चैप्टर को समझना है। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं आपको। इस चैप्टर के पीछे का बैकग्राउंड आपको समझा दूं ताकि आगे हम पढ़ें तो हम इजीली उसको लिंक कर पाएं। इस चैप्टर में आपको मैं सही वास्तव में बताऊं तो बकवास चीज़ें ज़्यादा लिख रखी हैं और जो काम की चीज़ है वो मैं आपको शुरू के 2 लाइन में ही समझा दूंगा, जिससे आपका इस चैप्टर का बेस बन जाएगा। नहीं तो आप इस चैप्टर को पढ़ते रहना, कुछ समझने आने वाला नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसका मैं आपको 5 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ और वही 5 मिनट आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा और वही 5 मिनट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे और वही 5 मिनट इस चैप्टर का बेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इस पे चाहे घंटा भर लगा लीजिए, दिमाग खराब कर लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में गाइस ये चैप्टर इसलिए डाला है NISM ने कि कल को अगर आपकी किसी ब्रोकरेज फर्म में जॉब लगे तो आपको उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। आपको उनकी किताबें देख के, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट देख के समझ में आना चाहिए कि यह क्लाइंट का कितना पैसा खड़ा है और इस क्लाइंट का कितना पैसा बकाया है। ठीक है, कितना पैसा उससे लेना है और कितना पैसा इससे देना है। तो ओवरऑल हम ब्रोकरेज के एस्पेक्ट से भी एंट्री सीखेंगे और क्लाइंट के एस्पेक्ट से भी इसकी एंट्रियां, इसकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, इसकी अकाउंटिंग जो भी स्टैंडर्ड हैं वो इसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो बात हुई कि हम दोनों के एस्पेक्ट से इन एंट्रीज को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये अकाउंटिंग एंट्री जो हमें आगे इसमें देखनी है, बेसिकली हमें अकाउंटिंग एंट्री ही देखनी है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आप एक लेमैन हैं, आपको अकाउंटिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, तो कोई कहता घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको 0 पॉइंट से समझाऊंगा। या तो आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते रहिए, पल्ले आपके फिर भी कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है वो एक लेमैन आदमी नहीं समझ सकता। थोड़ी सी इसमें अकाउंटिंग की भाषा मिक्स की हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ने में
100% क्लियरिटी नहीं आने वाली। तो अब बात करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग की। गाइस, आपके पास हर किसी का अपना बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, चाहे सेविंग होगा या करंट होगा। जब आप अपने बैंक में 100 रुपये डालते हैं फॉर द एग्जाम्पल, तो आप ये देखिए जो 100 रुपये उसने बुक किए वो डेबिट साइड में किए या क्रेडिट साइड में किए। देखिए बैंक अकाउंट को खोल के, उसने गाइस वो किए होंगे क्रेडिट साइड में बुक और 100 रुपया लिख दिया होगा क्रेडिट। क्योंकि जो 100 रुपया आपने बैंक में जमा कराया, बैंक उसको ये लिखता है ये 100 रुपया मेरी लाइबिलिटी है और ये 100 रुपया जब ये कस्टमर आएगा मुझे उसको वापस करने हैं। तो जो भी बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, चाहे वो किसी भी मोड में हो, बाय वे ऑफ कैश, बाय वे ऑफ चेक या कोई भी एंट्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपकी बैंक में किसी भी तरह से आएगी, तो बैंक उसको क्रेडिट साइड में दिखाएगा। वहीं बैंक से निकलने वाला पैसा, चाहे वो कैश की फॉर्म में आपने निकाला हो, चाहे वो कोई भी एंट्री आपने निकाली हो, या कोई बैंक के चार्जेस कटे हों, या फिर किसी भी तरह का आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो, वो डेबिट साइड में आएगा। क्योंकि वो डेबिट साइड में दिखाने का मतलब ये है, बैंक ये कहता है इतना पैसा मैंने इसको दे दिया तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है गाइस, ये तो बिल्कुल ईजी था, ठीक है। और वहीं जब आप अपनी किताबों में, अपने बुक्स में एंट्री करते हैं, तो बिल्कुल जो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट है उसकी उल्टी एंट्री करते हैं। जब आप बैंक में पैसा डाल के आते हैं तो अपनी किताबों में डेबिट साइड में लिखते हैं, और जब आप बैंक से पैसा निकाल लेते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बिल्कुल अपोजिट एंट्री करते हैं। गाइस, सेम यही कॉन्सेप्ट आपके डीमैट अकाउंट में चलता है। जब आप अपने डीमैट अकाउंट में 100 रुपया डालेंगे तो आपका ब्रोकर उसको क्रेडिट साइड में दिखाएगा और आप अपनी किताब में उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। जब आप कोई शेयर परचेज करेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट से पैसा निकल जाएगा और बदले में शेयर आ जाएंगे, तो अकाउंट जो आपका डीमैट है वो भी यही करेगा, आपके खाते से डेबिट साइड में जितने के शेयर्स आपने परचेज किए हैं उतने पैसे निकाल देगा और आपके डीमैट अकाउंट में उतने शेयर डाल देगा। और वहीं आप अपनी किताबों में एसेट साइड में दिखाएंगे कि मैंने इतने के शेयर परचेज कर लिए और अपने बैंक से उतने पैसे कम कर लेंगे। ठीक है गाइस, सो सिंपल चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और ट्रिकी। अभी तो मैंने आपसे शेयर्स की बात करी, वहीं मान लीजिए आप फ्यूचर बाय करते हैं, ठीक है, या फ्यूचर के डेरिवेटिव में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि फ्यूचर्स के अंदर हमको मार्जिन पे करना पड़ता है, ठीक है, और मार्जिन हमें पूरा नहीं पे करना पड़ता, मार्जिन हमें कम पे करना पड़ता है। जितना भी अमाउंट होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का उसका 10 से 15% हमको मार्जिन पे करना पड़ता है। तो सपोज आपने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय किया तो आपके अकाउंट से, आपके डीमैट अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। पैसा डिडक्ट हो जाएगा क्या करके, कि बंदे ने फ्यूचर खरीदा है या बंदे ने फ्यूचर को सेल किया है, दोनों ही केस में मार्जिन लगेगा। तो आपके डेबिट साइड से वो मार्जिन घट जाएगा और आपकी पोजीशन में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो पोजीशन है वो आपके डीमैट अकाउंट में खड़ी हो जाएगी कि इस बंदे ने इतना पैसा मार्जिन के नाम से कटवाया है, क्योंकि आपने पोजीशन ली है डीमैट अकाउंट में। वो सेम ऐसा ही समझ लीजिए जैसे कि आपने अपने बैंक से पैसा निकाल के और एफडी में लगा दिया, ठीक है ना, तो उतना पैसा निकल गया आपकी एफडी से और बैंक आपकी एफडी में वो चला गया। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में गाइस क्या होता है, जो फ्यूचर होते हैं वो मार्क टू द मार्केट चलते हैं। सपोज कीजिए आपने सुबह 9 बजे एक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया, ठीक है, और उसका मार्जिन आपने 1 लाख रुपया दिया। तो तुरंत जैसे ही आपने फ्यूचर बाय किया, बाय पे क्लिक किया, आपके बैंक के फंड से जितना भी 1 लाख रुपया जितना भी ट्रांजैक्शन का उस टाइम चल रहा होगा मार्जिन का अमाउंट, वो डिडक्ट हो जाएगा। आपको तुरंत अपने फंड से दिखाई देगा कि 1 लाख रुपया माइनस हो गया। ठीक है,
वहीं अब मान लीजिए शाम तक 3 स्थिति आपके साथ हो सकती है। पहला, या तो उस फ्यूचर में आपको लॉस दिखेगा, या तो उस फ्यूचर में आपको कुछ नहीं दिखेगा, जो जितना फ्यूचर आपने बाय किया था उतने पे ही शाम को आपकी पोजीशन में दिख रहा है, या वो प्रॉफिट में दिखेगा। ठीक है गाइस, तो अगर प्रॉफिट में दिखेगा तो वो प्रॉफिट में जो दिखेगा तो शाम को जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आपको ऐड करा हुआ दिखेगा, और जो प्रॉफिट लेस होगा वो आपको लेस करा हुआ दिखेगा, और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और किसी कारणवश आपका मार्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन कब बढ़ता है? जब मार्केट एकदम से किसी भी नेगेटिव न्यूज पे रिएक्ट करती है, तो मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो ठीक है, तो शाम को तो वो तो जो उसने सुबह मार्जिन गाइस काटा, वो उसकी एंट्री आपको स्टेटमेंट में नहीं दिखेगी, आपको आपके फंड में दिखेगी। आपके फंड में दिखेगी, जो आपका बैलेंस आपको डीमैट अकाउंट में शो हो रहा होगा। जब आप शाम को अपनी स्टेटमेंट खोलेंगे गाइस रात को 9 बजे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ठीक है भैया 1 लाख रुपया मार्जिन का कटा है, मैंने सौदा लिया था। और शाम को अगर प्रॉफिट हो रहा होता है गाइस, तो प्रॉफिट का पैसा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस हो रहा होता है तो उतना पैसा काट देता है, और जो बैलेंस बचता है वो दिखा देता है। कौन? आपका ब्रोकर। तो यानी कि जो ब्रोकर ने आपके अकाउंट बनाए, ठीक है, वो यहां हमने देखे। कहां पे देखे? इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो हम अपने खाते बनाएंगे, हम अपने खाते क्या बनाएंगे? अपनी टैली में बनाएंगे, अपने एक्सेल में बनाएंगे। तो हम क्या दिखाएंगे? हम तो बिल्कुल उन एंट्री की अपोजिट एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो मैं आपका सिर्फ बेस क्लियर करना चाहता हूं। ये 10 पन्नों के आसपास का इसमें लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो उसको पढ़ने से अच्छा है कि पहले हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर ले इस चैप्टर की, तो बाकी तो बाद में फॉर्मेलिटी है। तो मैं आपको दिखाता हूं गाइस, ये है मार्जिन। मैंने क्या किया है गाइस, यहां पे मैंने निफ्टी का फ्यूचर प्लस किया है, मैंने बाय किया है। तो आपका ब्रोकर, यहां पे ब्रोकर में जीरोधा की बात कर रहा हूं, आपका ब्रोकर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोकर आपसे स्पेन मार्जिन ले रहा है इतना, और एक्सपोजर मार्जिन ले रहा है इतना, तो टोटल आपको जो मार्जिन पे करना है वो करना है इतना। तो यानी कि जब आप सुबह बाय का ऑर्डर डालेंगे तो आपके फंड में से इतना डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात, अगर मान लीजिए आपने इस पोजीशन को आज लिया और 3-4 दिन के लिए रखा, ठीक है, आपने सोचा कि 3-4 दिन रखते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होता है। तो ये जो मार्जिन है ये आपके अकाउंट से डिडक्ट तो उसी टाइम हो जाएगा जिस टाइम आपने उसका सौदा लिया। और लेकिन अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जब तक ये मार्जिन आपके पास वापसी नहीं आएगा, या तो आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते, या फिर आप उस सौदे को एक्सपायरी तक सेटल नहीं करते। जब हम किसी सौदे को एक्सपायरी तक सेटल करते हैं तो सेटलमेंट के रूल ये होते हैं कि जितना भी मार्जिन आपसे लिया गया है वो रिवर्स होता है, वो पहले रिवर्स होता है, और उसके बाद जितना भी पैसा उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी बन रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो आपसे मंडे तक डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को होती है और जो सेटलमेंट होता है वो मंडे को होता है। तो कहीं ना कहीं मंडे तक आपको पैसा डालना होता है अपने अकाउंट में, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो मैं कहूंगा अगर आपकी एक्सपायरी थर्सडे को है और आपको सेटलमेंट में जाना है तो पूरा का पूरा पैसा मंडे, मैं तो कहूंगा वेडनेसडे को ही डाल दीजिए, अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो ब्रोकर आपका सौदा काट देगा और आप ठन ठन गोपाल। ठीक है, वो बहुत बुरा होता है अगर ब्रोकर आपका सौदा काट देता है, या तो पेनल्टी लगती है, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अगर मैं किसी सौदे में बना हुआ हूं और आपका ब्रोकर जो है वो सौदा काट दे ड्यू टू मार्जिन की वजह से, तो बड़ा गंदा लगता है, वो चीज अच्छी नहीं रहती। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने उसको इंट्राडे में सौदे को लिया और काट दिया, फ्यूचर सुबह बाय किया शाम को बेच दिया, तो
आपको जो आपके खाते में, अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो एंट्री मिलेगी वो केवल एक ही एंट्री मिलेगी, वो होगी या तो प्रॉफिट की या लॉस की। आपने उस फ्यूचर में प्रॉफिट किया तो वो आपके क्रेडिट साइड में ऐड कर देगा, और अगर आपने उस सौदे में लॉस किया तो डेबिट साइड में आपकी लॉस की एंट्री आपको दिखेगी। वहीं अगर मान लीजिए ये आपने 2-3 दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो शाम को आपको दिखेंगी गाइस उसमें तीन एंट्री कौन कौन सी? पहली तो दिखेगी स्पेन मार्जिन कितना उसने आपका लिया, और एक्सपोजर मार्जिन उसने आपका कितना, यानी कि 1,05,180 रुपए की एंट्री तो एक दिखेगी आपको, दो टुकड़ों में दिखेगी। 88,413 रुपीज की एक, और 16,767 रुपीज की एक। प्लस तीसरी एंट्री आपको दिखेगी जो आपका MTM, मार्क टू मार्केट हम इसको कहते हैं, कि शाम को 3:30 बजे जो भी उस शेयर का क्लोजिंग भाव फ्यूचर का चल रहा होगा, उससे आपका जो आपने सौदा लिया होगा या तो बाय दिखा रहा होगा आपकी पोजीशन में या लॉस। अगर बाय में प्रॉफिट में दिखा रहा होगा तो वो आपको क्रेडिट साइड में उतना प्रॉफिट का जो अमाउंट है तुरंत क्रेडिट करा हुआ मिलेगा शाम को, और अगर लॉस में दिखा रहा होगा तो वो इतना डेबिट साइड में दिखा हुआ मिल रहा होगा। ठीक है। और जब भी आपका गाइस जो मार्जिन है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। मान लीजिए आज के भाव के हिसाब से 1,05,180 का मार्जिन है, लेकिन कल हो सकता है मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आपके सौदे के अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करे, तो ये मार्जिन बढ़ता भी है और घटता भी है। तो मार्जिन घटेगा बढ़ेगा कैसे? ड्यूरिंग द डे मार्जिन बढ़ना या घटना वो कैसे करेगा? वो सबसे पहले जो 1,05,180 है इसको मारेगा रिवर्स, और नया मार्जिन की एंट्री अलग से डेबिट करी हुई आपको दिखेगी। ठीक है। तो ये सारी बातें आपके पेपर में नहीं आनी, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे होता है। पेपर में आपको ये आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि मार्क टू मार्केट का जो लॉस और प्रॉफिट होता है क्या वो सेम डे कटता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सेम डे कटता है। अगर आपको लॉस है तो आपकी डेबिट में दिखेगा, अगर आपको प्रॉफिट है तो आपके क्रेडिट में दिखेगा। ठीक है। तो ये किसके एक्सपेक्ट से मैंने आपको बताया कि ब्रोकर जो आपका अकाउंट बना रहा है, और क्या ये ब्रोकर जो आपका अकाउंट बना रहा है आपको दिखता है? हाँ जी, बिल्कुल दिखता है। आप अपने, मैं तो कहूँगा थोड़े से पैसे 5-6 हज़ार रुपये लेकर के किसी भी डीमैट अकाउंट को खोल लीजिए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके अकाउंट ब्रोकर कैसे बनाता है। तो थोड़ा सा मैंने आपकी हेल्प के लिए, मेरा एक क्लाइंट है, उससे मैंने कहा भाई मेरे को ऐसे ऐसे समझाने के लिए एक अपनी अकाउंट स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन दिखानी है, तो वो मान गए, और तो उनकी हेल्प की वजह से मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ कि किस तरह की एक स्टेटमेंट आपका ब्रोकर आपको देता है। ठीक है। ये क्या है गाइस? ये है उस बंदे की, मान लीजिए बैंक की स्टेटमेंट। बैंक की स्टेटमेंट मतलब, बैंक की स्टेटमेंट क्या है गाइस? जो बैंक एंट्री कर रहा है अपने कंप्यूटर में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आपको पासबुक के थ्रू दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हारी एंट्रियां अपने खाते में ये करी हैं, उसका नाम है बैंक की पासबुक। ऐसे ही ब्रोकर आपको दिखाता है भाई देख मैंने अपने सिस्टम में तेरे नाम से ये एंट्री चढ़ाई है और वो तेरे को दिखा रहा हूं। तो ठीक है। तो कुछ इस तरह की आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो लेजर स्टेटमेंट आपको इस तरीके से मिलती है। इसमें जैसे मान लीजिए इस बंदे ने फंड ऐड किया है, ठीक है, तो उसने फंड ऐड किया, तो अब आप बैंक में फंड ऐड करते हैं तो आपको क्रेडिट साइड में दिखता है कि नहीं? देखिए यहाँ भी क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है, 1,000 रुपये उसने ऐड किए। ठीक है। फिर उस बंदे ने कितने ऐड किए? फिर उसने बंदे ने फिर से ऐड किए 3 करोड़ रुपए, तो उसको यहाँ पे ऐड किए। फिर उसने 1,000 रुपये ऐड किए। तो ऐसे इसने कर करके यहाँ तक फंड ऐड किया, और लगभग ये कितना हो गया? 3,98,32,000। ठीक है। तो यहाँ तक तो उसने करे हैं गाइस फंड ऐड। और आप अपने बैंक में भी अगर पैसे किसी के थ्रू ऐड करते तो वो आपको यहीं दिखते कि नहीं दिखते? बोलो, दिखते। अब उसके बाद अगले दिन क्या हुआ है? इसने कोई सौदा लिया है, ठीक है, और ये सौदा इसने किसका लिया है? NSE इक्विटी स्टेटमेंट। इसने इक्विटी में कोई सौदा लिया है,
और इक्विटी में कोई सौदा लिया और वो क्रेडिट साइड दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसा आया है। भैया पैसा आया तो इसका मतलब क्या है, क्या है गाइस, इसका मतलब पैसा आया, इसका मतलब क्या है, इसने ये सेलर बना होगा, इसने राइटिंग के पैसे लिए, इसने पुट सेल करी है गाइस, जिसमें इसको पैसा मिला है 48,07,040 रुपये, इसने पुट सेल करी है। जब हम पुट सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। तो वही बात, आपकी खाते में आपने जो भी पोजीशन ली वो आपको इसमें दिखेगी। अगर आपने पुट बाय करी है तो पुट बाय करने पे आपको सिर्फ कितना प्रीमियम लगता है, जितना आपने उस पुट से रिलेटेड जो प्रीमियम है वो पे किया है। अब पे किया है तो वो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में, यानी कि इस साइड में। और वहीं आप उसके पुट राइटर हैं तो आपको प्रीमियम घर आया होगा, तो प्रीमियम जो घर आया वो ये है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की दोनों जो हैं, उसने क्या किया है गाइज, उसने पुट राइटिंग किया और उसको पैसा आ गया, उसको पैसा आ गया तो उसका अकाउंट बढ़ गया। और ये उस राइटिंग का क्या है, उसने मार्जिन पे किया है, एक्सपोज मार्जिन और दोनों मार्जिन 13,78,221 रुपये, यानी कि उसने पुट राइटिंग करी होगी गाइस, और पुट राइटिंग के नाम के उसका मार्जिन ब्लॉक हुआ हुआ इतना, और तुरंत जब हम कॉल राइटिंग करते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है हमारे डीमेट अकाउंट। ठीक है गाइस, तो यही होता है, इसी तरह का होता है कि जब आप अब इसने देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इसने पैसे भी जरूर निकाले होंगे। यहाँ तो फंड एडिड हुए हैं, 1 मिनट में देखता हूँ कोई फंड आउट हुआ होगा। देखिएगा डीपी मार्जिन होता है जो आपको पे करना पड़ता है जब आप किसी भी शेयर को अपने डीमेट अकाउंट से निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए स्पेन मार्जिन आ गया, दिख गया आपको, एक्सपोज मार्जिन, ये देखिए दोनों मार्जिन ब्लॉक होते हैं ऐसे, ये ब्लॉक। तो एक एक एंट्री आपको आपके डीमेट अकाउंट के स्टेटमेंट में दिखेगी। ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूं, इसने बैंक में पैसे भी तो निकाले होंगे, 1 सेकंड। ये देखिए गाइस, ये क्या है, इसने प्लेज किए हैं शेयर, इसने शेयर प्लेज किए हैं कुछ, और उसके रिलेटेड इसने चार्जेस पे किए हैं। अभी सब बात करेंगे, प्लेज शेयर करे तो फंड ऐड क्यों नहीं हुआ, सारी बातें हम करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसने पैसे निकाले जरूर होंगे। ये देखिए गाइस, इसने यहाँ पे पैसे निकाले हैं। ठीक है, तो जब इसने पैसे निकाले तो यहाँ से ये क्या हुआ, ठीक है, ये यहाँ से डेबिट हो गए, जब डाले थे तो कहाँ थे, क्रेडिट हो गए, ये यहाँ पे क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो एक ओवरव्यू देने के लिए जस्ट मैंने आपको ये बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाई। अगर आपके पास आपका खुद का डीमेट अकाउंट है तो उसको आप पढ़ लीजिए, बस वही अकाउंटिंग का चैप्टर है। ठीक है, उसको डीप स्टडी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर पे। तो गाइज मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, समझ लीजिए, बस एक तरह की आपको रीडिंग करानी है। मेरी तरफ से ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि ये चैप्टर गाइस लोग पढ़ते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये चैप्टर मैं ब्रोकर के हैंड से पढ़ रहा हूँ या अपने हैंड से पढ़ रहा हूँ। अरे भाई दोनों के हैंड से पढ़ रहे हैं। जो 9.1 में शुरू में इसमें बताया वो ब्रोकर के हैंड से बताया, और जो लास्ट में बताया है वो जो हम बनाएंगे अपने टैली में उसके हैंड से बताया है। तो आप ब्रोकर की जो बैलेंस जो लेजर है उसी का उल्टा कर दीजिए, वो आपकी एंट्रीज है। ठीक है, मैंने YouTube चैनल पे देखा है इतना, और YouTube चैनल देखे, बट मेरे को किसी भी उसमें जिसने पूरा आपका बेस क्लियर कर दिया हो वो वैसा कोई भी चैनल में नहीं दिखा। सब वही वर्ड टू वर्ड पढ़ाने में लगे हुए हैं। अरे वो चीज़ बताओ ना जिससे इंसान का दिमाग खुले। अब आपका यहाँ दिमाग खुल जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए जो अकाउंटिंग किस तरीके से होनी है वो लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 किसका राइट होता है बनाना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI।
ICAI ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में जैसा लिखा है, हर एक ब्रोकर को अपने खाते वैसे ही बनाने हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसे ही बनानी है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि कोई भी ब्रोकर अपने खातों को बनाएगा, तो हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है वो, जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि आपको अपने अकाउंट्स को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अब गाइस इन्होंने वही बात यहाँ पे लिख दी, अगर किसी भी बंदे का, किसी भी क्लाइंट का अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओपन है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो क्या होगा, और अगर फॉरवर्ड ओपन इंट्राडे में क्लोज हो गया तो क्या होगा। अब आप खुद ही बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन कट जाएगा। ठीक है, और जो डेली का प्रॉफिट और लॉस होगा एज पर क्लोजिंग प्राइस, वो उसको, क्योंकि फ्यूचर क्लोजिंग बेसिस पे चलता है, वो वहां पे ऐड या प्लस करवा दिखेगा। प्लस में अगर कोई मार्जिन ऊपर नीचे हुआ होगा तो वो भी उसमें वहां दिखेगा। ठीक है, और एक्सपोजर मार्जिन रिवर्स होगा क्या? रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि उसने सेम डे इसको नहीं काटा, ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है फॉर द नेक्स्ट डे, इंट्राडे नहीं किया। अगर इंट्राडे करता तो सिर्फ एक ही एंट्री दिखती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, तो यहां पे देखिए उसने यही बोला है कि जो प्रीमियम और डिस्काउंट है, ठीक है, और जो स्पॉट का, जो इन्होंने मतलब इनका जो लिखने का तरीका, उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। द प्रीमियम और डिस्काउंट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एट अ स्पॉट ऑफ अ फॉरवर्ड रेट एट शुड बी एमोटाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोले तो मैं उसको 1 महीने भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, 2 महीने के लिए भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस जो भी होगा, जो भी डिफरेंस आपका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट एंड लॉस कैंसिलेशन, रिन्यूएबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सेम डे करते हैं व्हेन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, तो जो डेली का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, आप इतना ध्यान रखिए, वो आपके खाते में सेम डे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना प्रीमियम और डिस्काउंटिंग कुछ होगा ही नहीं, जो होगा सेम की सेम डे होगा। इसमें बताया गया है कि ICAI ने जिस तरीके से कहा है उसके तरीके से आप सारे चीज़ों को मेंटेन करेंगे। स्टैंडर्ड में जो भी लिखा है उन बातों को ध्यान में रख के आपको वो सारी चीज़ें करनी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशू गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टीज हु एंटर इनटू सच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज बायर और सेलर, for other parties involved in the trading process like broker, trading member, and clearing corporation. A trade in equity index future is similar to trade in say shares and doesn't not pose any particular accounting problem. तो बकवास बातें हैं, कोई लेना देना नहीं है, कोई हमें पढ़ना नहीं है। जो मेन बातें हैं वो तो मैंने आपको शुरू में बता दी, अंडरस्टैंडिंग करा दी। देखिए अब आ गया अकाउंटिंग अगर आप करेंगे इनिशियल मार्जिन की और एक्सपोजर मार्जिन की, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है गाइस, सीधा सीधा उन्होंने यहाँ दे रखा है। ये देखिए, ये एंट्रीज पढ़ लीजिए। एंट्रीज में उसने दिया है इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने आपको बताया ना, जब उसने इनिशियल मार्जिन पे किया होगा, जब उसने इनिशियल मार्जिन पे किया होगा और एक्सपोजर मार्जिन भी पे किया होगा, तो उसकी जो बैंक की एक एंट्री है उसमें से वो घट गया होगा। तो बैंक में उसके डीमेट अकाउंट में डेबिट साइड में मुझे दिख रहा होगा एक्सपोजर मार्जिन, मैंने आपको अभी दिखाया है, ऐसे इनिशियल मार्जिन दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये कहता है नीचे कि जो भी मार्जिन रिटर्न कम या ज़्यादा हुआ होगा तो उसकी एंट्री वैसे हो गई होगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए पहले मैंने मार्जिन ज़्यादा ले लिया और मैं वापस दे रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने पहले डेबिट किया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैंने 2 कॉलम दिखाए ना अभी आपको एक्सेल में, डेबिट और क्रेडिट। तो जब
इनिशियल मार्जिन घटा तो डेबिट साइड में था, और जब इनिशियल मार्जिन उसने ऊपर नीचे मतलब हमको वापसी दिया तो वो क्रेडिट साइड में लिखा था। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया? वो कह रहे हैं उस बंदे ने 5 मार्च 2018 को एक सौदा लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, और स्पिन मार्जिन के 50,000 रुपये दिए। अब मैंने आपको बताया मार्जिन तो ऊपर नीचे होता रहता है। मार्जिन ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग जो मार्जिन है, जो उनके रूल हैं, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 50,000 से उसने सौदा लिया, अगले दिन मार्जिन जमा हुआ 55, ब्रोकर ने 55 काट लिया। फिर अगले दिन उस ब्रोकर को लगा नहीं नहीं मार्जिन ज़्यादा हो रहा है, मार्जिन कम कर दिया, 45 कर दिया सीबी के रूल के हिसाब से, और फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो पहले दिन ब्रोकर ने आपके अकाउंट से 50,000 काट लिए कि नहीं काट लिए? इनिशियल मार्जिन के नाम पे टू द बैंक, मतलब बैंक में आपको कहाँ दिख रहा होगा ये? आपके डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि बैंक ने पैसे काट लिए, मैंने आपको शुरू में समझाया है। और बैंक को अगर और काटने हैं फिर और 5,000 डेबिट साइड में लिख दिए, वापसी देने हैं तो सीधा 10,000 रुपये वापसी दे दिए और क्रेडिट साइड में लिख दिए। यानी कि मैंने बताया था दो साइड से, एक डेबिट और क्रेडिट, 10,000 में वापसी दे दी। और किस नाम से लिखा होगा? इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन के नाम से। सो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। अब इन्होंने बात करी है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है गाइस? वही सिंपल सी चीज है भाई। मार्क टू मार्केट क्या होता है? मार्क टू मार्केट होता है कि आपको जो उसमें होने वाला, आपके सौदे में आपको होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो दिन के एंड में सेट होता है, वो होता है मार्क टू मार्केट। अगर आपको सौदे में प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट साइड में दिख जाएगा 1,000 रुपया, और अगर लॉस हुआ 1,000 रुपये तो 1,000 लॉस की साइड में दिख जाएगा। हाथों हाथ 8:30 बजे आपको आपके बैंक अकाउंट में ये एंट्री दिख जाएगी, ठीक है। मार्क टू मार्केट में उसी टाइम दिख जाती है, ऑप्शंस में दिखती है रात को 8:30 बजे के आसपास, लेकिन फ्यूचर में तो आपको उसी टाइम दिखेगी। बाय का बटन दबाओगे तो अकाउंट में देखना, स्टेटमेंट में, ठीक है, और सेल का बटन दबाओगे तो देखना। तो ये बात उन्होंने लिखी है कि जो भी एंट्रीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम मार्क टू मार्केट का पैसा काट लेते हैं या दे देते हैं, ठीक है। तो ये सेम है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ओपन इंटरेस्ट हैज़ बीन द बैलेंस शीट डेट, कोई गाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। अब ये आइए, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये क्या है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेगा। मान लीजिए गाइस आज 31 तारीख है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च है आज। तो मैंने सौदा लिया गाइस 30 मार्च को। अब 30 मार्च को मैंने जो सौदा लिया उसको मैंने काटा 4 अप्रैल को, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अगले साल, ठीक है, अगले साल काटा, ठीक है। अब जब मैं उसको अगले साल काटा तो मेरे ब्रोकर क्या कहेगा? मेरे क्लाइंट का सौदा खड़ा है और उसके अंदर अनरियलाइज्ड या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब उसने मैंने जब बाय पोजीशन फ्यूचर की ली होगी तो उसने इनिशियल मार्जिन के नाम से पैसा काट लिया होगा, एक्सपोजर मार्जिन के नाम से पैसा काट लिया होगा, ठीक है, और मार्क टू मार्केट के नाम का भी पैसा काट लिया होगा, ठीक है। बट जब अगला साल आएगा और मैं अपना सौदा स्क्वायर ऑफ करूंगा या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में, तो उतना पैसा मुझे देना पड़ेगा उसको, या उतना पैसा मुझे उससे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब चीजें किसी भी पीरियड से इधर हो जाती हैं, जहां पे ओपनिंग प्रोविजन या क्लोजिंग प्रोविजन हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, तो हम उस चीज को प्रोविजन के नाम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वो 31 मार्च को क्या दिखाएगा कि इतना पैसा प्रोविजन, क्योंकि है तो अनरियलाइज ना, रियलाइज तो तब होगा ना जब मैं अपना सौदा काट दूंगा, पर मैंने तो सौदा नहीं काटा, मेरी तो पोजीशन 31 मार्च को खड़ी है, मैं तो सौदा काटा 4 तारीख को। बोल, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने मार्च में सौदा करा अप्रैल का,
आपने मार्च में सौदा जो लिया है वो अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लिया है, तो मैं तो भैया उसको सेटल होएगा अप्रैल की थर्सडे को, है क्या नहीं? तो वही बात इसने यहाँ पे करी है। ठीक है, सो सिंपल। प्रॉफिट एंड, अगर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसको किस खाते में नाम से डाल देगा? प्रोविजन फॉर लॉस या फिर प्रॉफिट ऑन द इक्विटी ऑफ द फ्यूचर। अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो वो आपके खाते में तो डालेगा, लेकिन किस नाम से डालेगा? प्रोविजन फॉर द लॉस ऑफ इक्विटी फ्यूचर या प्रोविजन फॉर द प्रॉफिट ऑफ इक्विटी फ्यूचर, प्रोविजन के नाम से डालेगा। ठीक है, ठीक है गाइस। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ स्क्वेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़वा देता हूं। जब आप कोई भी सौदा एंटर करते हैं तो आपका एक्सपोजर मार्जिन और इनिशियल मार्जिन हाथों हाथ कट जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जब तक आप उस सौदे को काटते नहीं या फिर उसको सेटलमेंट नहीं करते, पहला ऑप्शन में आता हूं कि आप उसको काट देते हैं एक्सपायरी से पहले। अगर आप उसको एक्सपायरी से पहले काट देते हैं, सपोज उसकी एक्सपायरी आने वाले 20 दिन बाद है और आपने उसको 20वें दिन नहीं 15वें दिन नहीं काट दिया, तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो एमटीएम के बेस पे आपके खाते में हाथों हाथ जा रहा होगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, और जो मार्जिन ऊपर नीचे हो रहा होगा वो भी हाथों हाथ आपके खाते में जा रहा होगा। तो वो तो हमने बात खत्म कर दी। अब हम बात करते हैं गाइस, ये भी चीज मैंने आपको बता दी कि आप उसकी सेटलमेंट में चले जाते हो। मतलब आप कहते हो भैया मेरे को तो एक्सपायरी के रेट पे फ्यूचर बाय करना है, मेरे को तो बाय करना है, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा? जो प्रीवियस डे या उस दिन जो भी मार्जिन उसने ब्लॉक किया होगा उसको पहले रिलीज करेगा, आपके खाते में ट्रांसफर करेगा। जो भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख मार्जिन होगा वो आपके खाते में आएगा। उसके बाद जो भी थर्सडे होगा उस दिन आपकी पोजीशन को, जो भी पोजीशन होगी उसको वो खड़ा का खड़ा रखेगा और जो आपका मार्जिन है वो रिलीज हो जाएगा। और आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके खाते में से एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा और लॉस दिखा रहा होगा तो वो अकॉर्डिंगली लेस हो जाएगा। या फिर ये मैं बात कर रहा हूं खाली फ्यूचर की, अभी ऑप्शन पे आऊंगा मैं। ठीक है, और वो रिलीज हो गया तो आपके पास जो मार्जिन का पैसा पूरा आ गया। अब होगा क्या? मंडे को उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पूरा पैसा आपके खाते से कट जाएगा। सपोज आपका फ्यूचर, मैं निफ्टी की बात करूं, ठीक है, तो 17,000 का निफ्टी चल रहा है और लॉट है उसका 50 का, तो लगभग 8,50,000 रुपया आपके खाते में होना चाहिए। लेकिन एक्सपोजर मार्जिन के, मान लीजिए इनिशियल मार्जिन के उसने लिए 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपया तो एक्सपायरी के डे पे आपको वापसी देगा और मंडे को आपके खाते में 8.5 लाख रुपया होना चाहिए फॉर उस डिलीवरी को उठाने के लिए, क्योंकि आपने फ्यूचर बाय किया था। अगर आपके अकाउंट में 8.5 लाख रुपया नहीं है तो क्या होगा? आपके लिए पेनल्टी और पता नहीं क्या दुनिया भर के टंटे हो जाते हैं वहां फिर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास 8.5 लाख रुपया नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए था? थर्सडे को ही वो सौदा काट लेना चाहिए था, स्क्वायर ऑफ करना चाहिए था। बाय किया तो सेल करते, सेल करना है तो बाय करते। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये 8.5 लाख रुपए के कम से कम 3 लाख रुपए तो आपके पेनल्टी के ठुक जाएंगे, फिर नाचते रहना। तो ये बात तो मैंने कर दी फ्यूचर की। अब आते हैं गाइस ऑप्शंस की। ऑप्शंस में आपकी जो पोजीशन है वो इन द मनी हो जाती है। अब आप बायर हैं या सेलर हैं, जो मर्जी हैं, मैं उस पर बात नहीं आ रहा। अगर आप बायर हैं और आपकी पोजीशन इन द मनी की है, ठीक है, तो जो भी आपका मार्जिन, जो भी आपका जो प्रीमियम उसने ब्लॉक किया होगा ना, जो भी ब्लॉक किया, क्योंकि आपने ब्लॉक किस लिए करवाया था कि मेरे पास राइट है इसको खरीदने का। बायर का क्या होता है? राइट होता है। तो आपने राइट के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम दिया था, वो प्रीमियम जो आपने पे किया था उसको रिलीज कर देगा। क्यों रिलीज कर देगा? क्योंकि आप इन द मनी सेटल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगले दिन आपके पास मंडे को वो पैसा होना चाहिए उस शेयर की डिलीवरी उठाने का, नहीं है तो आपकी होगी पिटाई और फिर आपके घर आएगा नोटिस। टेंट में बने रहना। अच्छा, बायर के केस में एक फैसिलिटी होती है। मान लीजिए आपकी इन द मनी हो गई, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको।
आपकी कॉल इन द मनी हो गई। अब इन द मनी हो गई, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं करी, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं करी, आप चले गए सेटलमेंट में, क्योंकि बायर के पास राइट होता है। बायर के पास मेरी इन द मनी चली गई तो मैंने क्या गुनाह कर दिया, मेरी ओब्लिगेशन थोड़ी, मेरे पे तो राइट है, राइट है तो मेरे को मारोगे थोड़ी। जब आपके पास राइट होता है और आप बायर होते हैं और आपकी कॉल या आपकी पुट इन द मनी चली जाती है, तो आपका ब्रोकर आपको भेजता है मेल। क्या भेजता है? मेल। आपकी जो कॉल है वो इन द मनी चली गई है, क्या आप इस राइट को एक्सेस करोगे? अगर आप उसको यस पे बटन दबा देते हैं तो आपके मंडे को पैसा होना चाहिए जितना शेयर आपको परचेज करना है उतना, और मंडे को उतना पैसा नहीं होता तो आपकी होगी पिटाई। अब ब्रोकर लगाएगा आपको पेनल्टी, सेबी लगाएगी पेनल्टी, फिर आपका बनेगा बाजा। वहीं अगर मैं राइटर की बात करूं, आप राइटर है तो राइटर के केस में मेल नहीं आता, ये बात आप भूल जाइए, क्योंकि राइटर के तो ऑब्लिगेशन है, ब्रोकर नहीं भेजता आपको मेल। ब्रोकर तो बस ये मेल भेजता है कि आपकी सेटलमेंट होनी है, अकॉर्डिंगली या तो अपने खाते में पैसे रखना या खाते में शेयर रखना। समझे? तो बायर के पास तो राइट का यस और नो का मेल आता है, लेकिन इसके पास नहीं आता। किसके पास? सेलर के पास। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, अगर आप फिजिकल में कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो या तो उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो आपको डिलीवरी लेने के लिए या तो अकॉर्डिंगली पैसा रखना है, पैसा रखना है तो पैसा रख दो, आपके डीमेट अकाउंट से पैसा कट जाएगा, डेबिट हो जाएगा और शेयर आ जाएंगे डीपी में। और अगर आपके पास डिलीवरी आनी है, ठीक है, या डिलीवरी देनी है, तो आपके डीमेट से डिलीवरी चली जाएगी और पैसा आ जाएगा अकॉर्डिंगली। तो यही सारे टंटे उसने यहाँ लिखे हुए, मार्क टू मार्केट के केस में भी लिखे हुए हैं और सेटलमेंट के केस में भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एंट्री लिखी हुई है कि जो वो मार्जिन है, अगर स्क्वायर ऑफ द मार्जिन को वापसी देगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको एडजस्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, ये क्या लिखा है? अकाउंटिंग इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन अ क्लाइंट डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेली सेटलमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज आउट। समझ में आया? मैंने वही जो बात बताई, अरे सेटलमेंट में चले गया, पैसा है नहीं शेयर खरीदने का, तो स्क्वायर ऑफ करना था ना। ब्रोकर करेगा अब स्क्वायर ऑफ और उल्टा मारेगा पिटाई। ठीक है, द अमाउंट नॉट पेड बाय द क्लाइंट, अगर आपने नहीं किया तो जो उसने इनिशियल मार्जिन छोड़ा था ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है, ब्रोकर को पता आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, ठीक है, और आज है एक्सपायरी, आज है एक्सपायरी, और आपको डिलीवरी उठानी है, आपके अकाउंट में होना चाहिए 10 लाख। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है तो वो 1,00,000 रुपये तुरंत रिलीज कर देता है, जो मैंने एक्सपीरियंस अपना देखा है, रिलीज कर देता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पड़े ही 3,00,000 रुपये हैं और आपने अपना सौदा डिलीवरी कैंसिल नहीं की, तो आपके ब्रोकर का आपके पास फ़ोन भी आता है और मेल भी आती है कि अकॉर्डिंगली उतना पैसा या तो आप डालो, नहीं तो जब वो आपका जो पैसा मैंने आपको बताया ना, डिलीवरी के आपके सेटलमेंट के दिन पैसा आपका जो मार्जिन है वो वापसी करता है, वापसी नहीं करता, वो उसको उस पैसे को छोड़ता मंडे को है। फिर वो देखता है मंडे तक पैसा आ रहा है या नहीं। अगर मंडे को पैसा नहीं आता तो वो क्या करता है, आपके जो मार्जिन ब्लॉक किया था उसमें से पेनल्टियां काट लेता है सेबी के अकॉर्डिंग जो भी हैं, और फिर आपको वापसी पैसा देता है। तो वही उसने लिखा है कि अगर आपका क्लाइंट कोई डिफॉल्ट करता है तो आपके इनिशियल मार्जिन से वो पैसा काट लेता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, मतलब ये वास्तव में अकाउंट, आप खुद बताओ, ये इसमें अकाउंट से रिलेटेड कोई बात है नहीं। इसमें अकाउंट्स के लेजर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, होनी और अनहोनी, उनकी बातें हो रही हैं। आपको जा करके एंट्री करनी है क्या एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। ठीक है, अब डिस्क्लोजर क्या क्या है, बैंक गारंटी, ये सीखिए। मैं आपको बताता हूँ ये डिस्क्लोजर क्या है। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपने प्लेज किए हुए शेयर, एक फैसिलिटी होती है तो सेबी ने हमें दी हुई है कि अगर आपके पास शेयर हैं या म्यूचुअल फंड हैं या बॉन्ड हैं, आप उसको प्लेज करके एज आ
मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो उसका पैसा मैं कहां से काटूंगा, ठीक है ना, मार्जिन यूज कर सकते हैं। मैंने शेयर प्लेज कर दिए 1,00,000 रुपए के, तो 1,00,000 रुपए का मार्जिन मेरे खाते में दिखेगा मुझे? नहीं, खाते में नहीं दिखेगा। कभी आप सोचो, खाते में दिखेगा जो प्लेज करने के चार्जेस हैं, क्योंकि वो जो मार्जिन है वो ब्रोकर ने आपको दिया है, और वो कैश जैसा आपको आपके खाते में नहीं दिखेगा। ठीक है, उस प्लेज की स्टेटमेंट आती है अलग से, उसको प्लेज रिपोर्ट में आपको दिखेगी। तो वो डीमैट से आपके जो खाते से, आपके डीमैट अकाउंट से उतना शेयर वहां से अनहाइड हो जाएगा और आपके प्लेज अकाउंट में चला जाएगा, और उतना पैसा आपको अलग अलग फंड में दिखेगा, एक अलग फंड होगा उसका, उसमें दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज क्या है, ब्रोकर को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कहां डिस्क्लोज करेगा? आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बैंक अकाउंट में नहीं डिस्क्लोज करेगा, वो जो आपकी जो मार्जिन की शीट आती है उसमें डिस्क्लोज करेगा कि इतना पैसा जो है ये आपका खुद का है, और इतना पैसा है वो है जो मैंने आपको दिया है एज अ मार्जिन। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, द अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी एंड अ बुक वैल्यू आल्सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर लॉ शुड बी डिस्क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग फॉर द इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन इन केस ऑफ अ कैश सेटल्ड ऑप्शन। ठीक है गाइस, अगर एक बात आप समझें, अगर आपकी निफ्टी की इंडेक्स की जो कॉल या पुट है वो इन द मनी हो जाती है, ठीक है, अब इन द मनी हो जाती है तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो इंडेक्स के केस में ना गाइस, फिजिकल सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है। उसमें वो कहते हैं आप जो भी होगा कैश सेटल होगा, एक्सपायरी के डे पे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके खाते में आ जाएगा, जो भी लॉस होगा वो आपके खाते में आ जाएगा। या तो आप उसको स्क्वेयर ऑफ कीजिए, और अगर आप उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लगती है पेनल्टी। तो निफ्टी के केस में कैश सेटल होता है, ना कि आपको निफ्टी 50 के कुछ ऐसे शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, स्टॉक के केस में होता है कि आपको उतने के स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन निफ्टी में कैश सेटलमेंट होती है। तो इसमें क्या लिखा है, द सेलर एंड द राइटर ऑफ द ओपन इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू पे द इनिशियल मार्जिन फॉर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इट शुड टू बी डेबिट एट द अप्रोप्रिएट अकाउंट से equity index and stock option index margin in the balance sheet of such account should be shown in the separately under the head of the current assets. The buyer holder of the options is required to pay the premium in the books of the buyer and holder, and such premium should be debited to be appropriate account and say equity index and option premium account. In the books of seller and writer, such premium received should be credited in the appropriate account से equity index and premium account. So simple guys, वो ये कह रहा है कि अगर आपने कॉल राइटिंग की है तो आपको उसके प्रीमियम का पैसा हाथों हाथ आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा, और अगर आपने प्रीमियम बाय किया है तो वो कट जाएगा पैसा। बस यही लिखा है, कोई इसमें लंबा लॉजिक नहीं है। ठीक है, यह सीधी सी बात है। राइटर के, मैंने आपको बताया ना, राइटर के अगर मैंने राइट किया तो प्रीमियम का पैसा मिलेगा, तो मुझे वो कहाँ दिखेगा, मेरे क्रेडिट साइड में तो दिखेगा। सो सिंपल, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं इसमें घुमा घुमा के कि अगर लेमैन इंसान उसको पढ़े, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो तो घूमता ही रह जाए। अब अकाउंटिंग फॉर ओपन पोजीशन ऑफ अ बैलेंस शीट मत पढ़ो गाइस, बेकार की बातें हैं, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। जो ही है वो सारी मैंने आपको बता दी है। अकाउंटिंग फाइनल स्टेटमेंट ये भी मैंने आपको सारी बता दी है, राइटर के केस में भी और होल्डर के केस में भी, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिलीवरी स्टेटस जो सेटलमेंट होती है क्या, वो कैसे होती है, वो सेटलमेंट ऐसे ही होती है अगर आपकी कॉल इन द मनी है या आपकी पुट इन द मनी है, और अगर आप कॉल राइटर हैं या कॉल बायर तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उन ऑब्लिगेशन को फुलफिल कीजिए। ऑब्लिगेशन के लिए आपके अगर आपको शेयर देने हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर रखिए, और अगर आपके पास शेयर लेने हैं तो उतना कैश आप रखिए। बस यही बात इसमें कॉल राइटर के केस में, कॉल बायर के केस में, दोनों के बातों में घुमा घुमा के बताई गई हैं। और जो भी
प्रॉफिट या लॉस होता है वो पोजीशन आपकी कट जाती है। प्रॉफिट और लॉस जितना भी आ रहा होता है वो उसको वैसे ही रहने देते हैं, आपका मार्जिन छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो अनरियलाइज्ड होता है, रियलाइज नहीं होता। रियलाइज्ड कब होगा? जब आप सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, सो सिंपल। वो ऊपर उन्होंने इंडेक्स की बात करी थी, यहाँ उन्होंने स्टॉक ऑप्शन की बात कर दी। ठीक है, अब आते हैं टैक्सेशन ऑफ डिलीवरी ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि टैक्सेशन क्या है। देखिए, जब भी कोई ब्रोकर आपको कोई सौदा लेता है या कोई भी सौदा करने देता है, तो उसके पीछे उस गवर्नमेंट को उसको टैक्स भरने पड़ते हैं आपके बिहाफ पे। उसमें उस टैक्स में लगने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? उसमें एक होता है एसटीटी, एक होता है जीएसटी, एक होता है सीबी की फीस, एक होता है सीबी के चार्जेस, एक होते हैं क्लियरिंग चार्जेस, एक होते हैं डीपी चार्जेस, और एक होते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस, और एक उसकी खुद की ब्रोकरेज जो वो जिसके ऊपर जीएसटी काट के गवर्नमेंट को जमा कराता है। ठीक है, तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। साथ में अगर मान लीजिए कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड उसमें बातें होंगी तो वो भी वो आपको करके देगा, काट के देगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। प्रायर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 5 and 6 ट्रांजेक्शन इन डेरिवेटिव वर कंसीडर एज अ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, ये इनकम टैक्स की भी बात कर रहे हैं। इन दिस द व्यू ऑफ सेक्शन 43 and 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वी आर डिफाइंड speculative transaction as a transaction in which the contract for the purchase or sale of any commodities including stocks and shares is particularly on ultimate settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or stock। तो इन्होंने कुछ नहीं, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में डिफरेंस बताया हुआ है। स्पेकुलेशन जो होती है वो होती है जो सेम डे आपको काटनी होती है। अगर आपने सेम डे आपने काटी तो वो स्पेकुलेटेड है, अगर वो आपने सेम डे नहीं काटी तो वो आपकी डिलीवरी हो गई। और उस डिलीवरी में लगने वाला जो टाइम है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। अगर आप उसको 12 मंथ के बाद डिलीवरी रखते हैं और काटते हैं सौदे को, ठीक है, तो 12 मंथ मतलब अगर आपने उसको डिलीवरी को रखा है अपने पास, ठीक है, तो उसमें जो अगर आपने उस डिलीवरी को हाँ जी, तो गाइस बात करते हैं कि अगर आपने उसमें फिर दो बातें आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब बात करते हैं एसटीटी की। तो इन्होंने एसटीटी के ऊपर बताया हुआ है कि अगर आप सेलर हैं तो ऑप्शंस के ऊपर आपको लगेगा 0.05% एसटीटी, और अगर आप परचेजर हैं ऑप्शंस के तो आपको 0.125% लगेगा एसटीटी, और अगर आप फ्यूचर में आपने उसको सेल किया है तो 0.1% आपको एसटीटी पे करना होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। तो आज यहाँ तक ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर टुडे।